हेलो बच्चों। आज हम लोग फिर हाजिर हैं एनआईओएस का एक नया लेक्चर लेकर के। और बेटा हमने पिछले टर्न पर नेचुरल एनवायरनमेंट जो हम टॉपिक हमारा चल रहा था हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने बेटा पिछले टर्न्स पर आपको फूड चेन, फूड वेब और ये सारी बातें आपको बताई थी कि 10% एनर्जी रूल क्या होता है या चीजें कैसे काम करती हैं। आज हम अपने इस लेक्चर में ये देखेंगे कि जितने भी बायोकेमिकल साइकिल्स हैं कुछ उनके बारे में बात करेंगे। और आप मुझको कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि ये जो लेक्चर हमारे जा रहे हैं ये कितने इफेक्टिव हैं, आपको थोड़ा बहुत उससे कुछ पढ़ने में आसानी हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या उसका रिस्पॉन्स है। आइए चलते हैं। यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले अपने टॉपिक पर बायोकेमिकल साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है बेटा? साइकिल का मतलब होता है एक सर्किल। साइकिल का मतलब क्या होता है? एक सर्किल। किसी भी चीज की शुरुआत जहां से होना, बाद में उस चीज का खत्म भी वहीं हो जाना, यही क्या कहलाता है? एक साइकिल है, एक चक्र है। आप देखेंगे कि इस दुनिया में बेटा चीजें जहां से शुरू होती हैं घूम फिर के आके फिर वहीं पे खत्म हो जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई बच्चा है, उसने जन्म लिया, बड़ा हुआ, बुजुर्ग हुआ, फिर मर गया, अब फिर जन्म लेगा। तो कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी भी क्या है? एक साइकिल है और ये इसी पैटर्न पे चल रही है। अब यहां पर बात की गई है बायोकेमिकल साइकिल। बायोकेमिकल साइकिल का मतलब ये है मेरे लाल कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी आपके, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, यहां बात इसकी नहीं है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है कि एक्सेट्रा, वो क्या है। यहां पर बात ये है कि जितने भी जरूरी कंपोनेंट हैं या जितने भी जरूरी आपके एटम्स हैं, आप देखेंगे कि उसमें चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या फिर वाटर हो, तो जितने जरूरी कंपोनेंट हैं वो कैसे सर्कुलेट होते हैं, कैसे सर्कुलेट होते हैं, कैसे गोल गोल घूमते हैं या फिर कैसे इस दुनिया में घूम घूम के फिर एक सर्किल में आ जाते हैं। यहां पर अगर हम एक खास बात आपको बताएं तो यहां आपको एक चीज ये नजर में आएगा कि हमारे पास कई मेजर केमिकल साइकिल हैं। और उस कई मेजर साइकिल में हमको सबसे पहले पढ़ना है वाटर साइकिल। सबसे पहले पहले क्या पढ़ना है बेटा? वाटर साइकिल। उसके बाद हमको पढ़ना है कार्बन साइकिल। उसके बाद हमको पढ़ना है नाइट्रोजन साइकिल। तो वाटर साइकिल पढ़ेंगे, फिर कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे और एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले वाटर साइकिल की, तो आप ये बताएंगे कि एक साइकिल यहां पे खुल के आपके सामने आ गई। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा कि वाटर कैसे सर्कुलेट होता है या वाटर कैसे साइकिल के फॉर्म में आता है, तो आप ये बताएंगे कि यहां पर देखने पे क्या नजर आ रहा है, जरा उसकी बात करें। सबसे पहले आप देखेंगे कि जितने भी हमारे पास वाटर बॉडीज हैं, जितने भी हमारे पास क्या है? वाटर बॉडीज हैं। वाटर बॉडीज के तौर पर वो तालाब हो सकता है, वो समुद्र हो सकता है, या फिर वो गड्ढे में भरा पानी हो सकता है। तो जहां जहां भी वाटर सोर्स है, जहां जहां भी क्या है? वाटर सोर्स, यानी जहां जहां भी क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो आप ये बताएंगे कि जहां जहां भी पानी भरा हुआ है, जब उस पे क्या पड़ेगी बेटा? धूप पड़ेगी। जब उससे क्या पड़ेगी? धूप पड़ेगी। तो जहां जहां पानी भरा है, जब उस पे क्या चीज पड़ेगी? धूप पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि पानी भाप बन के क्या होगा? उड़ेगा। तो जब वाटर बॉडीज पे आप बताएंगे कि जितने भी जल के स्रोत हैं, जितने भी जलाशय हैं, चाहे वो छोटे फॉर्म में हो चाहे बड़े फॉर्म में, तो जितने भी वाटर बॉडीज हैं बेटा, जब उस पर धूप पड़ेगी तो पानी जो है वो भाप बन के क्या होगा? उड़ेगा। पानी भाप बन के क्या होगा? उड़ेगा। और जब पानी भाप बन के उड़ेगा तो होगा क्या? जैसे जैसे भाप बनेगा गर्म होगा। भाई पानी गर्म हुआ, भाप बनी, ऊपर गया। अब जब ऊपर गया पानी तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? बादल बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा? बादल। लेकिन वो बादल अपने आप नहीं बनेगा, उसकी भी क्या है? एक प्रोसेस। तो आप बताएंगे कि जो पानी बेटा भाप बन के उड़ा है वो ऊपर जाएगा। अब होगा क्या? उसमें एक प्रोसेस होती है, उसमें एक प्रोसेस होती है। कैसे प्रोसेस होगी? आप बताएंगे कि पानी जब तक तो नीचे था, ठीक है, तब तक तो जाहिर सी बात है ठंडा रहा होगा। अब जब धूप पड़ी तो क्या बन गया? भाप बन गया। क्या बन गया? भाप बन गया। अब वो छोटे, अब भाप बन गया है तो यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो गया है। किसमें कन्वर्ट हो गया है? छोटे छोटे ड्रॉपलेट में।
और आप ये बताएंगे कि जब ये पानी की बूंदें जो कि भाप में कन्वर्ट हो गई हैं, वो एटमॉस्फेयर में जाएंगी, हमारे एनवायरमेंट में जाएंगी, तो जो धूल और धुएं के पार्टिकल हैं, जो किसके पार्टिकल हैं, धूल और धुएं के पार्टिकल हैं, उन पर धीरे धीरे ठहरना शुरू करेंगी, उन पे क्या होना शुरू होंगी, ठहरना शुरू होंगी। और जब उन पे ठहरना शुरू होंगी तो यहां पर होगा क्या, एक प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा, आप ये बताएंगे कि जो ये छोटी छोटी भाप की बूंदें हैं, ये धूल और धुएं पे चूंकि टिक रही हैं, अब ये आपस में धीरे 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 जुड़ना शुरू होंगी। यहां क्लेंजन का प्रोसेस होगा, संघनन होगा, और ये सारी की सारी बूंदें आपस में क्या होंगी, जुड़ना शुरू होंगी, और जुड़कर एक नई बड़ी बूंद बनाएंगी। छोटी छोटी भाप की जो बूंदें हैं वो आपस में क्लेंजन के थ्रू जुड़ेंगी और जुड़कर क्या बना लेंगी, एक बड़ी बूंद बना लेंगी। अब जब बड़ी बूंद बना लेंगी तो जब तक ये धूल और धुएं या डस्ट के पार्टिकल पर ऊपर एनवायरनमेंट में टिक पाएंगी तब तक तो ठीक है, नहीं तो जब ये ज्यादा बड़ी अमाउंट में हो जाएंगी, ज्यादा बड़ी बूंदें हो जाएंगी, तो पानी के रूप में क्या होना शुरू हो जाएंगी, बरसना शुरू हो जाएंगी। पानी के रूप में क्या होना शुरू हो जाएंगी, बरसना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे जैसे ये बड़ी बूंदों में कन्वर्ट होंगी, पानी की बूंदों के रूप में बरसना शुरू हो जाएंगी। अब ये पानी जब बरसना शुरू होगा तो फिर से क्या होगा, उसी तालाब, उसी गड्ढे, उसी नालों, उसी ओशन, समुद्र में भरना शुरू होगा। तो आप बताएंगे कि ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ, घूम के फिर वहीं आ गया। इसी तरह होगा क्या कि यही पानी अब क्या होगा, जब बरसना शुरू होगा तो रिवर में भी पहुंचेगा, नदियों, भाई पानी भाप बन के नदियों से भी तो उड़ रहा है। तो आप बताएंगे कि इसी तरह तालाब, जितने भी ओशंस हैं वो, और नदियों में पानी का जल स्तर बढ़ने लगेगा। आप एक नई चीज नोटिस किया होगा बेटा कि जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसके बाद बारिश होने लगती है। अब आप बताएंगे कि गर्मी जब बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो होगा क्या कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं सबसे क्या होगा, वेपराइजेशन, वाष्पीकरण होगा, भाप बन के ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़ेंगी, आपस में जुड़ेगी, बादल बन जाएगा, और जब बादल बन जाएगा तो बरसना शुरू होगा। अब जब बरसात होगी तो फिर से नदियों जो होंगी उसमें पानी आ जाएगा और नदियां अपने उफान पे आ जाएंगी। हम सब ने 2025 का वाकया भूला नहीं है, जब बाढ़ बहुत कई बार आई थी। प्रयागराज में तो मैंने देखा कि 4-4-5-5 बार बाढ़ आ गई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे हालात में आप ये बताएंगे कि जब जुलाई का सीजन आता है, जुलाई या अगस्त का, तो बारिश बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसके पहले गर्मी बहुत ज्यादा बेटा पड़ चुकी होती है। और साथ ही साथ आप एक चीज और बताएंगे कि बहुत हद तक कहीं ना कहीं गर्मी जब पड़ती है तो एक काम और होता है कि जो पहाड़ हैं, पहाड़ पे जो ग्लेशियर हैं, वो ग्लेशियर क्या होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। और बेटा जब ग्लेशियर पिघलने लगेगा तो होगा क्या कि वो ग्लेशियर से नदियां जो निकली हैं उन नदियों में फिर पानी आ जाएगा, ज्यादा उफान पे नदियां आ जाएंगी। तो ज्यादा बारिश होती है, इससे भी नदियां उफान पे आती हैं, और जब ज्यादा ग्लेशियर वगैरह पिघलने लगते हैं तो उससे भी आती हैं। तो आप ये बताएंगे कि जब ये पानी के रूप में बरसने लगेगा तो क्या हो जाएगा, फिर से पहुंच जाएगा उन्हीं नदियों में, उन्हीं वाटर बॉडीज में। अब ऐसे में होगा क्या कि कुछ पानी जमीन के अंदर भी रिस रिस के चला जाएगा, कुछ पानी क्या होगा, जमीन के अंदर भी रिस रिस के चला जाएगा। तो आप ये बताएंगे कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा, कलेक्शन। और जब वो पानी जल के नीचे चला जा, भाई जब वो पानी जमीन के नीचे चला जाएगा तो जमीन के नीचे आप ये बताएंगे बेटा कि पानी की, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है आपकी, तो एक अर्थ का सबसे सरफेस वाला ऊपरी एरिया होता है, एक अर्थ का सबसे सरफेस वाला ऊपरी एरिया होता है, फिर उसके नीचे एक दूसरा लेयर पाया जाएगा, फिर सबसे नीचे एक लेयर पाया जाएगा। तो जो पानी केवल सरफेस तक ही रह गया, ध्यान समझिएगा बेटा, जो पानी केवल कहां रह गया, सरफेस पर ही रह गया, हल्का सा उसने मिट्टी को गीला कर लिया, हम उसको ये मानेंगे कि ये सरफेस वाटर है। जो पानी थोड़ा सा और नीचे चला गया, जो पानी थोड़ा सा और नीचे चला गया, हम उसको मानेंगे कि ये जो जमीन के नीचे थोड़ा सा पानी और गया है, ये कैपिलरी वाटर है। ये कैसा वाटर है, कैपिलरी वाटर है। और इन्हीं कैपिलरी वाटर का आप ये बताएंगे कि इन्हीं कैपिलरी वाटर का यूज कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। इन्हीं कैपिलरी वाटर का कौन यूज करते हैं, प्लांट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट किस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो आप बताएंगे कैपिलरी वाटर को, केशिका जल को।
उसके बाद जो पानी बहुत नीचे चला गया, जो पानी कहां चला गया है, बहुत नीचे, जो पानी एकदम यहां चला गया है ग्रेविटी के बहुत ज्यादा नीचे, तो आप ये बताएंगे कि ऐसे वाटर को ग्रेविटेशनल वाटर कहेंगे। ऐसे वाटर को कौन सा वाटर कहेंगे? ग्रेविटेशनल वाटर कहेंगे। ऐसे वाटर को हम लोग ग्रेविटेशनल वाटर कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो पानी एकदम निचली सतह पे पहुंच चुका है और ये ग्रेविटेशनल वाटर को हम लोग पंपिंग सेट के थ्रू निकालते हैं। किसके थ्रू निकालते हैं? पंपिंग सेट के। अब लेकिन चूंकि हम वाटर साइकिल पढ़ रहे हैं तो आप ये बताएंगे कि जो कैपिलरी वाटर है, जो कौन सा वाटर है? कैपिलरी वाटर है, उसको प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे। उसको प्लांट क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। और फिर जब प्लांट को पानी मिल जाएगा, जब प्लांट को पानी मिल जाएगा, पानी ऊपर चढ़ जाएगा प्लांट में, तो होगा क्या? धूप फिर पड़ेगी इन्हीं पत्तियों पर, धूप फिर पड़ेगी इन्हीं पत्तियों पर। और जब धूप फिर पड़ेगी तो पानी फिर इन पत्तियों से भाप बन के उड़ने लगेगा, जिसको कहेंगे ट्रांसपिरेशन। तो यानी घूम फिर के कहानी क्या हो गई? फिर वहीं आ गई। यहां पानी वाटर बॉडी से भाप बना, उड़ा, बादल बना, बरस गया, फिर से वाटर बॉडी में आ गया। दूसरी बात, प्लांट पर पड़ा, फोटोसिंथेसिस हुआ और साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन हुआ, फिर भाप बन के पानी ऊपर गया, बादल बना, फिर बरस गया। तो सारी चीजें वही हैं घूम फिर के। तो आप बताएंगे कि जिस तरीके से ये वाटर साइकिल है ये लगातार चलती रहती है, और वाटर साइकिल अगर डिस्टर्ब हो जाए, वाटर साइकिल बेटा अगर क्या हो जाए? डिस्टर्ब, तो फिर मानसून सही समय पे नहीं आएगा। मानसून का मतलब क्या है बेटा? जो जुलाई अगस्त में बारिश होती है वही कहीं ना कहीं एक तरीके से बढ़िया बारिश मानी गई है। और बाकी अगर आप कहें कि जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में बारिश हो रही है तो अच्छी बारिश है, लेकिन अगर उसके अलावा बिन मौसम बरसात होने लगे कि मार्च में बारिश हो रही है या फिर अक्टूबर नवंबर में बारिश हो रही है, तो बिन मौसम बरसात है बेटा, वो अच्छी बारिश नहीं मानी गई है। कहीं ना कहीं एक तरीके से ये देखा गया है कि वाटर साइकिल तब क्या हो चुका है? डिस्टर्ब हो चुका है। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आई यहां पर आज? अब आगे चलेंगे। आप ये बताएंगे कि अगले अगर हम सेशन पे चलें तो अगला जो चैप्टर है, अरे सॉरी, अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? कार्बन साइकिल है। कार्बन साइकिल का मतलब क्या है बेटा? अब जरा ध्यान सुनिएगा कार्बन साइकिल को। हमारे शरीर में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हमारे शरीर में आप ये बताएंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अब ध्यान सुनिएगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, तो आप ये बताएंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबका शरीर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन्हीं चीजों से मिलकर बना होता है। आपको पता होना चाहिए कि शरीर को बनाने में 5 एलिमेंट की बहुत बड़ी क्या है? भूमिका है। तो यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो इनमें से अभी जो अपने को पढ़ना है वो कौन सा वाला पढ़ना है? कार्बन पढ़ना है। तो जितने भी लिविंग बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म है या जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अब मर चुके हैं, उनके भी शरीर में, दोनों के शरीर में, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के भी शरीर में एक जो जरूरी एलिमेंट है वो क्या है? कार्बन है। तो आप ये बताएंगे कि जो कार्बन है बेटा वो एवरी ऑर्गेनिज्म, सभी जीवों के अंदर मौजूद है। अब सवाल उठता है कि ये कार्बन एक सर्किल के फॉर्म में, एक साइकिल के फॉर्म में चलता कैसे है? तो आप ये बताएंगे कि सबसे पहले होता क्या है। हम लोग जरा साइकिल की तरफ मूव करें तो यहां आप ये बताएंगे कि सबसे पहला काम जब होगा, शुरुआत जहां से इसकी होगी, तो सबसे पहला होगा क्या? एटमॉस्फेयर से, जो हमारा वातावरण है, इस एटमॉस्फेयर से सारी की सारे आप देखेंगे जितने भी प्लांट्स हैं, ऐसा नहीं है कोई एक दो प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं बेटा वो एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे वो C4 प्लांट हो। आप कहेंगे अरे सर ये C3 प्लांट और C4 प्लांट क्या है? हाँ, अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो ना, इसीलिए अभी आप थोड़ा सा शॉक्ड हो गए होंगे सुन के कि ये क्या होता है। हमने भाई प्लांट ही सुना है, C3 और C4 ऐसा कुछ तो नहीं सुना है। तो आप जब बेटा क्लास 11th में जाएंगे तो वहां आपको एक नया चीज वर्ड सुनने को मिलेगा कि कुछ प्लांट C3 प्लांट होते हैं और कुछ प्लांट C4 प्लांट होते हैं। तो खैर अभी हम 11th की बात यहां नहीं करेंगे क्योंकि जब आप जाएंगे नेक्स्ट ईयर तो वहां पे आप उसको सीखिएगा। ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो,
वो करते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। वो करते क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा कि प्लांट एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अर्थ से क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर और मिनरल। तो प्लांट एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और अर्थ से क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर। अच्छा, किसके किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसके किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में और किसके प्रेजेंस में बच्चा, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। वो अपने फूड का फॉर्मेशन करेगा। वो क्या करेगा, अपने फूड का फॉर्मेशन करेगा और बनाएगा क्या, C6H12O6। क्या करेगा, बनाएगा क्या, ग्लूकोज बनाएगा, C6H12O6। और क्या रिलीज करेगा यहाँ पर, ऑक्सीजन। तो आप ये बताएंगे कि बनाएगा क्या यहाँ पे, ग्लूकोज, और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में उसने क्या रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। तो आप यहाँ पर हमको ये बताइएगा कि जो ये प्लांट हैं, ये अपने फूड को बनाने के लिए, प्लांट किस काम को करने के लिए, अपने फूड को बनाने के लिए यहां पर क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। अब होगा क्या कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, अपना फूड बनाता है और अपनी जिंदगी चलाता है। लेकिन बेटा आप ये बताइएगा कि कभी ना कभी ये प्लांट भी तो मरेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये प्लांट हमेशा इस दुनिया में अमर होके आया है। तो ये बताइएगा कि जब तक प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता रहता है तब तक फोटोसिंथेसिस करता है और अपना फूड बनाता है, अपनी जिंदगी चलाता है। लेकिन यही प्लांट जब क्या हो जाता है, मर जाता है, तो लकड़ी के टुकड़ों में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। भाई लकड़ी का टुकड़ा है ना, वो पड़ा हुआ है ऐसे। और अब जाहिर सी बात है कि हम इस लकड़ी के टुकड़े का यूज किसमें करेंगे, जलाने में करेंगे। भाई लकड़ियां क्या होती हैं, जलाने में यूज होंगी। या फिर मान लीजिए कि आपने क्या किया कि कहीं ऐसा जंगल वंगल था जो भूकंप आया या फिर लैंडस्लाइड हो गई कि धंस गया, जमीन में क्या हो गया, धंस गया। अब जब जमीन में धंस गया तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो कोल है, जो कोयला है बेटा, इसको माना जाता है कि ये काला सोना है। जितने भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं या फिर कोल हैं, ये सबको कहा जाता है कि ये ब्लैक गोल्ड है, एक तरीके का काला सोना है। तो ऐसे में आप ये बताइएगा कि ये जो प्लांट्स हैं ये जब दब गए तो किसमें कन्वर्ट हो गए, जाहिर सी बात है किसमें कन्वर्ट हो गए, ये कोल में कन्वर्ट हो गए। अब इस कोल को जब आप जलाएंगे, भाई चूंकि अगर डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो पहले की स्ट्रेटजी ये थी कि आपको क्या करना पड़ेगा, कोयला जलाना पड़ेगा। लेकिन अब की जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी बदल गई है। हम लोगों ने सोलर लाइट, सोलर पैनल या फिर सोलर सेल का यूज शुरू कर दिया है, यानी हम सनलाइट पे भी अब डिपेंड है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे बेटा, बिजली बनाने के लिए खासतौर पे हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में आज भी बेटा बिजली बनाने के लिए हम किस पे डिपेंडेंट हैं, कोयले पे डिपेंडेंट हैं। कहीं ना कहीं कोयला आज भी एक बहुत कीमती वस्तु बना हुआ है हमारे लिए। तो आप ये बताएंगे कि यहां पर है क्या, जब इस कोयले को जलाया जाएगा तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड कहां रिलीज हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में। फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। अब आप बताएंगे कि जब फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली गई तो ये फिर वहीं पहुंच गई जहां से फिर से शुरुआत हुई थी। एक साइकिल तो यही नजर आ रही है। अब अगर हम बात करें इंसानों की या जानवरों की, तो आप ये बताएंगे कि जैसे ही आप जानवरों की बात करते हैं, चाहे वो हर्बीवोरस हो चाहे वो कॉर्निवोरस हो, तो जैसे ही इंसानों या जानवरों की बात करते हैं तो आप बताएगा कि जो इंसान है वो भी प्लांट को खाते हैं, प्लांट पे डिपेंडेंट है, और जानवर तो वही है, प्लांट पे डिपेंडेंट। तो जैसे ही इंसान क्या करेगा, प्लांट्स को खाएगा, कार्बन किसके अंदर आ गया, अब जानवरों के अंदर और प्लांट्स के अंदर, जानवरों के अंदर और इंसान के अंदर, सॉरी प्लांट्स के अंदर नहीं। तो आप ये बताएंगे कि जैसे ही ये जानवर किसको खा लेंगे, प्लांट्स को खा लेंगे,
अब कार्बन किसके अंदर आ गया है? इंसानों के अंदर आ गया है और इन जानवरों के अंदर आ गया है। अब जाहिर सी बात है कि जब कार्बन अब इंसानों और जानवरों के अंदर पहुंच चुका है, तो ऐसा तो नहीं है कि इंसान भी अमर है और जानवर भी अमर है। भाई, इनको भी मरना ही है। मृत्यु ही एक क्या है? अटल सत्य है। लोग फालतू में ईगो में बैठे रहते हैं कि हम मकान मालिक हैं। मकान मालिक कोई नहीं है यार इस दुनिया में, सबके सब किराएदार। ये पता नहीं किस वहम में जी रहे हैं कि हम मकान मालिक हैं या हम मालिक हैं। मालिक ऊपर वाला ही है, और जिस दिन वो बुला लेगा उस दिन ये कोई नहीं कह सकता कि हम परमानेंटली यहीं हैं। जाना पड़ेगा, एकदम 100% सही बात है। तो ऐसे में होगा क्या कि आप ये बताएंगे कि एक ना एक दिन इन जानवर को ही मौत होगी, इंसानों की भी मौत होगी। तो अब है क्या बेटा, जैसे ही इंसान मरा तो अब दो ही चीजें हैं, या तो उसको जला दोगे या तो उसको दफना दोगे। अब मान लीजिए आपने जला दिया, मान लीजिए क्या कर दिया, जला दिया। जब जला दिया तो उसकी बॉडी जैसे ही बर्न करेगी उससे क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से कार्बन कहां पहुंच गया? एटमॉस्फेयर में। किसके फॉर्म में पहुंच गया? CO2 के फॉर्म में या कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। इसी तरह मान लीजिए आपने उसको दफना दिया, या फिर कहीं मान लीजिए कोई जंगल था, ढेर सारे जानवर थे और पूरा आधा से ज्यादा जंगल धंस गया जमीन के अंदर। तो ऐसे में होगा क्या कि जो जानवर है वो भी बेचारे दब गए उसी में। और जब जानवर बेटा दब गए तो जाहिर सी बात है, अब वो पता है किसमें कन्वर्ट होंगे? जो जानवर की मसल्स हैं वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होंगी टेम्परेचर को पाके, चूंकि जमीन के अंदर तो धंस चुकी हैं। अब वो टेम्परेचर को पाके धीरे धीरे मसल्स उसकी पिघलना शुरू होंगी, और जब पिघलना शुरू होंगी तो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? वो कन्वर्ट हो जाएंगी पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएंगी। और पेट्रोलियम जो है, आजकल आप सुन ही रहे होंगे, हम भैया हमारे मोदी जी ने कह दिया है कि पेट्रोल का आप कम से कम यूज करिए। खैर, प्रधानमंत्री जी ने अब कहा है तो उसका कुछ ना कुछ पालन करना ही पड़ेगा। तो आप ये बताएंगे कि यहां पर जब मसल्स पिघलेंगी, जो डेड बॉडीज हैं उनकी गलेंगी, तो किसमें कन्वर्ट हो गई हैं? वो पेट्रोलियम में। आप कहेंगे सर कि क्या अगर एक दो आदमी को मार के, और मार के नहीं भाई, मार के नहीं, मान लो कोई मर जाए और उसको कब्रिस्तान में दफना दें तो क्या वहां पेट्रोल बन जाएगा? नहीं यार, ऐसा नहीं है। अब चूंकि जो छोटे मोटी जो छुटपुट बॉडीज हैं उनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर एक बहुत मास में, बहुत बल्क में जानवर कहीं दबे हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? क्रूड ऑयल में, कच्चे तेल में। अब इन कच्चे तेल को क्या करते हैं? हम डिप करते हैं, निकालते हैं खुदाई करके, और जब निकाल लेते हैं तो पूछिए नहीं, तब तो फिर क्या खड़ी हो गई है? पूरी की पूरी ऑयल रिफाइनरी। एक मूवी थी टाइगर जिंदा है, उसमें देखा होगा, वो लोग गए रहते हैं ना ऑयल रिफाइनरी में काम करने के लिए। तो यहां पर आप ये बताइएगा कि जो ये क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, इसको बेटा क्या करेंगे? रिफाइन करेंगे। और जब इसको रिफाइन कर लेंगे तो पेट्रोल भी यहीं से निकल जाएगा, डीजल भी यहीं से निकल जाएगा, कैरोसिन भी यहीं से निकल जाएगा, पेट्रोलियम जेली भी यहीं से निकल जाएगी, बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इन पेट्रोल को जब जलाएंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच गई? एटमॉस्फेयर में। कहानी वही है कि जो आया है उसको जाना है, फिर वहीं कहानी यही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा क्या हो गया है? बदल गया है। इसी तरह आप देखेंगे कि कुछ जो जानवर हैं, कुछ एनिमल्स हैं जैसे प्लांट वगैरह, ये कहां है? पानी में है। तो ऐसे में आप ये बताएंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से इन ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जाती है भाई, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनके अंदर भी जाएगी। और जब उनके अंदर भी जाएगी तो वो भी मरेंगे, और जब वो भी मरेंगे तो जाहिर सी बात है कि किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे एक तरीके के हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में या क्रूड ऑयल में। और फिर वो भी उन, भाई जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे कि ओशंस के आसपास से ही क्या होती है, जहां जहां समुद्र हैं, हमारे यहाँ मुंबई हाई हो या असम में एक जगह और है डिगाबोई है, तो वहां सबसे जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाला जाता है तो उससे क्या चलती हैं? हमारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। ये देखेंगे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो लगी हुई हैं। इंडस्ट्रीज चलाने के लिए दो ही चीज है, या तो आप कोयला निकालो या तो आप पेट्रोलियम निकालो। दो ही चीज पे इंडस्ट्री चलेगी, या दो ही चीज पे जो व्हीकल्स हैं या इलेक्ट्रिसिटी है वो बन सकती है। तो ऐसे में अब बेटा इसका आप कहेंगे सर कि कितना ज्यादा ये एटमॉस्फेयर में है कि खोदते जाएंगे और निकलता जाएगा?
तो हाँ, आप ये बताइएगा कि सर ये एनर्जी का सोर्स तो है मगर ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, इनको फिर से स्टोर करके पाया नहीं जा सकता। एक बार आपने कोयला खोद के निकाल लिया, जला दिया तो कहानी खत्म। इसीलिए जो गवर्नमेंट है अब वो इसका ऑप्शन लेके आ रही है, इसका विकल्प लेके आ रही है कि भैया आप इसको ज्यादा यूज मत करिए, इसके बदले हम आपके छतों पर सोलर पैनल लगा देंगे या इसके बदले हम आपको दूसरा कोई साधन मुहैया करा दे रहे हैं। आजकल देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कम से कम यूज हो, इसीलिए जो ई व्हीकल आ गए हैं, जो स्कूटी वगैरह ई व्हीकल वाली आ गई हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल मानी गई। क्यों? क्योंकि उनसे आप ऐसा रिन्यूएबल वाला सोर्स बना ले रहे हो। भाई आप सन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, उसको कंज्यूम करके बना सकते हो, या फिर आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी आपने सनलाइट का यूज करके जनरेट कर लिया, उससे इलेक्ट्रिसिटी से ई व्हीकल को चार्ज कर लिया, तो कहीं ना कहीं इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा और कहीं ना कहीं इससे आपके लॉन्ग टाइम तक रिसोर्स बना रहेगा एनर्जी का। खैर, अभी हम लोग कार्बन साइकिल पढ़ रहे हैं तो अपने को केवल किस पे फोकस करना है? कार्बन साइकिल पे। तो यहां पर आप ये बताएंगे कि जो इंडस्ट्री जो जो ये चल रही है उनके कंबशन से क्या निकल रहा है? धुआं। और इस धुएं में भी क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या बातें पूरी समझ में आई आपके कि चाहे प्लांट फोटोसिंथेसिस करें, प्लांट मर के कोल में कन्वर्ट हो और फिर उनको जला दीजिए, तब भी क्या होगा? प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आया और उसके बाद आपने जब वो मर गया, कोल में कन्वर्ट हो गया, आपने उसको जला दिया तो फिर कहां पहुंच गया? एटमॉस्फेयर में। या फिर ऐसा हो गया कि उसी एनिमल ने प्लांट को खा लिया, तो अब कार्बन कहां आ गया? प्लांट के अंदर। और जब ये एनिमल मर गया, जब ये एनिमल मर गया तो इसकी जो मसल्स, भाई जाहिर सी बात है कि एनिमल मरा, आपने गाड़ वाड़ दिया, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? क्रूड ऑयल में। और क्रूड ऑयल को जब जला दिया तो फिर कहां पहुंच गई कार्बन डाइऑक्साइड? एटमॉस्फेयर में। या फिर जितनी इंडस्ट्री है वहां से जो इंडस्ट्री को चलाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं या फिर कोल यूज किया जा रहा है, उससे भी जो धुआं निकल रहा है वो भी कहां चला जा रहा है? एटमॉस्फेयर में। इतनी बात समझ आई? या फिर आप अपनी गाड़ियों में पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, उससे भी धुआं निकल रहा है, वो भी कहां चला जा रहा है? एटमॉस्फेयर में। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब आगे चलेंगे अपने लोग। आगे जब चलेंगे तो अगला जो इंपॉर्टेंट साइकिल पढ़ना है वो कौन सी पढ़नी है बेटा? नाइट्रोजन साइकिल। एक बात अगर कहा जाए कि नाइट्रोजन प्लांट्स में आता कैसे है या नाइट्रोजन की साइकिल चलती कैसे है, क्योंकि बेटा हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, खास तौर पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन उन प्लांट्स में ज्यादा देखा गया है जिसमें क्या जो जो प्लांट क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटीन। और जितने भी हमारी दालें हैं, क्या है? दाल, उनको बेटा हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। क्या कहा जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो आप ये बताइएगा कि जितनी भी दालें हैं उनको क्या कहा जाता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। तो ऐसे में आप एक खास बात समझेंगे। क्या है वो खास बात? कि जितने भी बेटा हमारे प्लांट्स हैं, चाहे वो दाल वाले हो चाहे कोई और प्लांट्स हो, तो वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो आप ये बताएंगे कि जो प्लांट्स हैं, वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तब सवाल ये उठता है कि आखिर प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा कैसे? कैसे पाएगा ये? तो आप बताएंगे कि इसमें इसको जरूरत है किसकी? एक मीडिएटर की जरूरत है। किसकी जरूरत है इसमें? एक मीडिएटर की। और वो मीडिएटर के तौर पर यहां पर एक बैक्टीरिया आएगा, देखा होगा, उसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। या फिर और भी बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्लास्ट्रीडियम है, एजोटोबैक्टर है, ये सब भी करते हैं। तो चाहे क्लास्ट्रीडियम हो चाहे राइजोबियम हो, ये सब करेंगे क्या? आप ये बताएंगे कि जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, यहां पर आगे चलते हैं, ये आपको इमेज से दिखा दे रहा हूं, देखिए सीधा वहीं पहुंचते हैं। ये यहां पर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात अभी कही गई है, यहां पे चलते हैं सीधा जहां इमेज बनी हुई है। ये यहां पे खुल के आ गया। अब यहां पर आप ये बताएंगे कि होगा क्या कि मान लिया हमने यहां पर एक प्लांट था, ऐसे समझिए,
सिंपल सिंपल। मान लीजिए एक प्लांट था और वो प्लांट कौन सा था, तो बताएंगे दाल का प्लांट था, अरहर का प्लांट लगा हुआ है। मान लीजिए हमने एक दाल का प्लांट बनाया और वो कौन सी दाल थी, अरहर वाली थी। चलिए मान लिया कि अरहर की दाल का एक प्लांट बन गया ये, ठीक ऐसे। अब आप ये बताएंगे कि जो अरहर की दाल होती है उसके रूट में बेटा, जो अरहर की दाल है उसकी जड़ों में छोटे छोटे ये नोड पाए जाते हैं या गांठें पाई जाती हैं। तो आप ये बताइएगा कि जो अरहर की दाल है उसकी जड़ों में या उसके, आप ऐसे कहिएगा कि उसकी रूट में कुछ गांठें हैं जिसको रूट नोड्यूल कहते हैं। तो अरहर के प्लांट की जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, रूट नोड्यूल्स। क्या कहा जाता है, रूट नोड्यूल्स। इतनी बात समझ में आ गई। और इसी रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है, इसी रूट नोड्यूल में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। इसका पूरा नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो आप ये बताएंगे कि एक अरहर की प्लांट हमने मान लिया और उस अरहर की प्लांट में क्या है, एक उस अरहर की प्लांट की जड़ों में छोटी छोटी गांठें हैं और उन गांठों में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम नाम है। अब आप बताएंगे कि करता क्या है ये बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया यानी राइजोबियम बैक्टीरिया, ध्यान सुनिएगा बेटा, इस राइजोबियम बैक्टीरिया और इस अरहर की प्लांट में एक डील हो गई है। क्या हो गई है, नहीं भाई मजाक में कह रहे हैं, डील हो गई, तो समझाने के लिए आपको। तो आप ये बताइएगा कि इस राइजोबियम बैक्टीरिया और इस अरहर की प्लांट में एक डील हुई है। अरहर की प्लांट ने कह रखा है कि भैया तुमको हम शेल्टर दे देंगे। क्या दे देंगे, शेल्टर। शेल्टर माने रहने की जगह दे देंगे, तो हमारी रूट के नोड्यूल में पड़े रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अरहर के प्लांट ने कह रखा है बैक्टीरिया से कि भैया तुम हमारे रूट नोड्यूल्स में पड़े रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उसके बदले भाई कोई यूं ही किसी के लिए थोड़ी कुछ करता है। तो आप ये बताएंगे कि उसके बदले तुमको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, तुम एक काम करना कि एटमॉस्फेयर से, क्या करना, पर्यावरण से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर से यानी राइजोबियम क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा। और जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसको नाइट्रेट के फॉर्म में, उसको किसके फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में, किसके, इसकी जड़ों में क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। तो आप ये बताएंगे कि राइजोबियम का काम है इसको नाइट्रोजन देना और अरहर के प्लांट का काम है इसको क्या करना, शेल्टर प्रोवाइड कर देना, अपने रूट के अंदर जगह दे देना कि भैया इसमें आसरा बना लो, रह लो। तो दोनों एक दूसरे के साथ, यानी राइजोबियम और प्लांट दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी यहां पर बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए जिंदा है। तो जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए साथ साथ चलते हैं या साथ साथ जिंदगी जीते हैं, तो उसको कहते हैं बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उसको क्या बोल देते हैं अपन लोग, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो अरहर के प्लांट और राइजोबियम के बीच क्या चल रहा है, एक दोस्ताना रवैया चल रहा है, एक दोस्ती चल रहा है जिसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि दोनों साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जिंदगी का सफर काट लेंगे। तो यहां पर होगा क्या कि जो ये राइजोबियम है ये इसको नाइट्रोजन दे देगा और किसके फॉर्म में दे देगा, नाइट्रेट के फॉर्म में दे देगा। किसके फॉर्म में दे देगा, नाइट्रेट के फॉर्म में दे देगा, गैसियस फॉर्म में दे देगा। अब ऐसे में है क्या कि जैसे ही इस प्लांट को नाइट्रोजन मिल गया, भाई प्लांट के अंदर पहले से कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, और प्रोटीन का कंपोनेंट बेटा ये कहता है भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे कार्बोहाइड्रेट भी बन जाता है, इससे फैट भी बन जाता है। अगर ये तीनों चीज आपस में एक रेशियो में मिल जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट भी बना सकती है, ये फैट भी बना सकती है। बस अंतर इतना होता है कि फैट के अंदर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कम होता है, थोड़ा ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है फैट के अंदर। इसीलिए अगर आप बहुत ऑयली खाना खा लीजिए कभी कभी तो आपको प्यास बार बार लगती रहती है। तो आप ये बताइएगा
कि चूंकि ये प्लांट है अरहर का, दाल का, बनाना इसको क्या है, प्रोटीन बनाना है, तो ये करेगा क्या, इस राइजोबियम के थ्रू जो इसको नाइट्रोजन मिला है, उसी नाइट्रोजन की बदौलत जैसे यहां नाइट्रोजन आएगा, अब बनाना क्या शुरू कर देगा, ये बनाना शुरू कर देगा मेरे भाई प्रोटीन। और जैसे ही प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, बस दाल उगना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आप ये बताएंगे कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो किसको दी गई है, राइजोबियम को दी गई है। तो राइजोबियम एक तरीके का नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। किसका काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अब जरा चलते हैं उस इमेज पे, यहां पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप ये बताएंगे, ध्यान से सुनते चलिएगा, देखते चलिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां मैं कोशिश करूंगा कि हालांकि ऐसी नौबत ही ना आए, ना समझ में आए, वो आएगा जरूर आपको। तो आप ये बताएंगे कि ये दाल का प्लांट है। हाँ, आप कहेंगे सर ये तो मटर है। अरे भाई मटर है, आप देखेंगे दाल हमारे यहाँ कई टाइप की होती है भाई, चना है, उर्द है, मूंग है, मटर है, या फिर आपकी लेग्यूमिनस प्लांट में अरहर है। कोई भी दाल हो बेटा, जब वो उगती है तो वो ऐसी फॉर्म में रहती है, उसको फिर दरा उरा जाता है ना, तब वो टुकड़े टुकड़े में होती है, जैसे कि आप हम खाने में यूज करते हैं। तो आप ये बताएंगे कि दाल के प्लांट में आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा, रूट नोड्यूल। क्या दिखाई पड़ रहा होगा, रूट नोड्यूल। और इसी रूट नोड्यूल में क्या मौजूद है, राइजोबियम बैक्टीरिया। इसी रूट नोड्यूल में क्या मौजूद है मेरा बच्चा, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया किया क्या कि सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया। सबसे पहले इस एटमॉस्फेयर से क्या किया, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया। कहां एब्जॉर्ब किया, इसके रूट में। कहां एब्जॉर्ब कर दिया, इसके रूट में। अब जाहिर सी बात है कि जब तक तो ये प्लांट जिंदा है, जब तक तो ये प्लांट जिंदा है, तब तक तो नाइट्रोजन यहां पे मिलती रहेगी इस प्लांट को और प्रोटीन बनता रहेगा। लेकिन जब ये प्लांट बेटा डेड हो जाएगा, जब ये प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, तब यहां पर आप बता देंगे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इस प्लांट को तोड़ने लगेंगे। भाई जब तक तो जिंदा है तब तक तो काम चल रहा है दोनों का, राइजोबियम का भी काम चल रहा है, अरहर के प्लांट का भी काम चल रहा है। लेकिन जब ये मर जाएगा तो एक होता है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। क्या होता है, स्यूडोमोनास। और स्यूडोमोनास आके इसको तोड़ेगा। जब तोड़ेगा तो नाइट्रोजन फिर से क्या हो गई, फ्री हो गई। और जब नाइट्रोजन फिर से फ्री हो गई तो उसको कहेंगे हम डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन, कि नाइट्रोजन क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है। अब क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है, ये बेटा सॉइल में मिक्स हो जाएगा। कहां मिक्स हो जाएगा, सॉइल में। और जैसे ही सॉइल में फिक्स होगा, सॉइल में मिक्स हो गया है, अब यहां पर होगा बेटा कि ये बनाना शुरू करेगा अमोनिया। बनाना क्या शुरू होगा, अमोनिया। क्योंकि नाइट्रोजन से आपका अमोनिया बनाने के लिए उसमें हाइड्रोजन की जरूरत होती है खाली। तो यहां से ये क्या बनाना शुरू कर देगा, सॉइल के अंदर अमोनिया बनाना शुरू कर देगा। अब इसी तरह क्या होगा कि कुछ फिजिकल फिक्सेशन भी होते हैं आपके, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, वो रूट्स में होते हैं। इसी तरह कुछ इंडस्ट्रियल फिक्सेशन भी होते हैं। और आप यहां पर एक खास बात देखेंगे, क्या देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि सॉइल में यहां हो गया है और नाइट्रेसोमोनास, एक दूसरा बैक्टीरिया और आ गया और इसने फिर से इसको नाइट्रेट में तोड़ दिया। तो आप एक चीज ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए, या इतना लंबा नहीं समझना चाहते हैं तो मैं आपको पुराने पैटर्न पे समझा दे रहा हूं, ऐसे समझिए। उस साइकिल को छोड़ दीजिए, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूं कि इतनी बार उसमें नाइट्रेट और ये सब लिखा हुआ है, अमोनिया, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो आप ये बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि जब तक तो ये आपका बना था, यहां पर जब तक तो ये बना हुआ था और दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था, तब तक तो नाइट्रोजन यहां मौजूद था। लेकिन अब मान लीजिए कि अगर ये मर गया, ये मर गया, तो ऐसे में एक बैक्टीरिया ऐसा है जो डीनाइट्रिफिकेशन कर देगा। क्या कर देगा, डीनाइट्रिफिकेशन कर देगा। क्या कर देगा, डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब इसको तोड़ देगा। और जब तोड़ देगा तो ये फिर से कहां पहुंच गया, सॉइल में। और सॉइल से कहां पहुंच जाएगा, जहां से ये आया था, इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में
तो ये बात समझ में आ गई। या फिर एक काम और, भाई इन्वायरमेंट से आया था फिर से कहां पहुंच गया, इन्वायरमेंट में। लेकिन एक काम और हो सकता है कि मान लीजिए ये प्लांट था और इसी को आके किसने खा लिया, किसी जानवर ने, तो नाइट्रोजन कहां पहुंच गई भाई, प्रोटीन जो है हम सब खाते हैं ना, तो आप ये बताएंगे कि जब किसी जानवर ने खा लिया या किसी इंसान ने खा लिया तो वो कहां पहुंच गया, उस इंसान या जानवर में पहुंच गया नाइट्रोजन। और जब कभी इंसान मरेगा तो उसको दफना देंगे या जला देंगे, फिर वही प्रोसेस है, और फिर से कहां पहुंच जाएगा, एनवायरमेंट में। तो सबसे सिंपल फॉर्म था ये समझने का। तो इस तरीके से भी एक साइकिल बनी हुई है जिसको हम क्या कह देंगे, नाइट्रोजन साइकिल। आगे चलेंगे यहां पर। अब जब और आगे हम चलते हैं तो एक खास चीज यहां, अच्छा एक चीज और बता दें, अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा अडेप्टेशन। क्या है, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। अडेप्टेशन क्या होता है बेटा, अडेप्टेशन का मतलब होता है, अगर मैं आपको सबसे सिंपल भाषा में बताऊं, कि नेचर ने, भगवान ने या खुदा ने जिस भी ऑर्गेनिज्म को जहां भेजा है, जिस भी ऑर्गेनिज्म को जहां भेजा है, उसको रहने लायक वैसा फीचर भी दे रखा है, उसको रहने लायक वैसा फीचर भी देके भेजा है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। अगर भगवान ने किसी प्लांट को ऐसी जगह बनाया है, कोई ऐसा प्लांट है जो कि कहां रहता है, डिजर्ट एरिया में है, कहां है, डिजर्ट एरिया में। हमने मान लिया कि नागफनी जो है, कैक्टस, वो कहां उग रहा है, रेत में उग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब उसके जो बॉडी है, भाई अगर आप कभी कैक्टस को देखें तो कुछ ऐसा शेप, एकदम भद्दा सा, किसी भी शेप का ऐसे होता है, और जगह जगह उसके क्या निकले रहते हैं, कांटे निकले रहते हैं, जगह जगह क्या निकले रहते हैं, जैसे कांटे, स्पाइक्स निकले होते हैं। तो आप ये बताइएगा कि चूंकि ये जो प्लांट है ये पहले से ही रेत में उग रहा है, रेगिस्तान में उग रहा है, अब हम यूपी वाले कहीं भी लगा दे गमले उमले में, पॉट वॉट में, जिसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ का प्लांट हो गया, बनाया भगवान ने उसको कहां है, डिजर्ट में, रेगिस्तान के लिए। तो आप ये बताएंगे कि मान लीजिए ये उगा हुआ है कहां, रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में पहले से पानी की बहुत शॉर्टेज है, किल्लत है, तो भगवान ने इसको स्टोमेटा क्या किया है, नहीं दिया है, कि एक तो पानी वैसे ही नहीं है, और अगर स्टोमेटा होगा तो और जो बचा कुचा पानी है वो भी भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो ऐसे में आप बताएंगे कि भगवान ने इसको क्या किया हुआ है, थैलस जैसा एक शरीर दे दिया है, थैलस मतलब एक झोला जैसा, पाउच लाइक बॉडी दे रखा है, और इसको स्टोमेटा नहीं दिया। क्यों, क्योंकि स्टोमेटा पानी को ऊपर चढ़ाने में काम आते हैं। अगर कोई लंबे प्लांट हैं, बड़े प्लांट हैं, तो उसमें स्टोमेटा का काम होता है कि एक तो गैसियस एक्सचेंज करता है, दूसरा पानी को भी रूट से लेके लीफ तक चढ़ाता है। तो आप ही बताएंगे कि इसका शरीर ही थैलस जैसा है, झोले जैसा है, तो इसमें पानी बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ाना ही नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें ये ऐसा थैलस लाइक बॉडी है जो पानी को स्टोर करता है। क्योंकि पहले से पानी की किल्लत है, इसीलिए प्लांट में भी भगवान ने वैसा एडेप्टेशन दे रखा है। एडेप्टेशन का मतलब ये होता है बेटा कि कहीं ना कहीं उसी के अकॉर्डिंग अनुकूल बना देना। जिस जानवर को भगवान ने रेगिस्तान में रखा है उसको ऐसा बनाया है, उसका फीचर, कि बेटा तुम रेगिस्तान में आराम से रह लो। इसी तरह आपने देखा हो बेटा कि ऐसे एनिमल जो कि बहुत ज्यादा बर्फीली जगहों में पाए जाते हैं, उनके पास बाल बहुत होते हैं, और जब बाल बहुत होंगे तो ऐसे में होगा कि उनका शरीर जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन किए रहेगा। जाहिर सी बात है कि वो बर्फीले जगहों में पाए जा रहे हैं, तो उनके शरीर पे अगर बाल नहीं होगा तो उनको ठंड बहुत लगेगी। तो नेचर ने पोलर बियर उयर को देखिए, जो पोलर बियर हैं या पांडा वांडा हैं, उनके शरीर पे देखिए कितने बाल होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको सर्दियों से बचाया जा सके। आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में एक टाइम पे एक डॉग की ब्रीड पालने की बहुत वो चली थी प्रथा, वो लोग कहते थे झबरा हुआ कुत्ता पालें, हाँ सुना होगा इस टाइप में। अब वो जब कल्चर चला ना तो जिसको देखो वो झबरे बाल वाले कुत्ते लोग पालने लगे। अब लेकिन जब गर्मी का टाइम आए तो बेचारे जो डॉगी होते थे वो परेशान हो जाते थे। क्यों, क्योंकि वो बेटा नेचर ने उनको यूपी बिहार के जोन में रहने लायक नहीं बनाया है। गर्मी में बेचारे है करके हाँफ रहे हैं, और उसके बाद जो
जिन्होंने पाला है वो कहते हैं कि सर ये यहाँ पे इसको एसी चाहिए। तो भैया मेरे, वो लंदन जो लोग रहा करते थे भाई, अपने लोग ब्रिटिशर के कहीं ना कहीं गुलाम रहे ना, कहीं ना कहीं। अरे 150 साल हुकूमत की, 150 से 200 साल। तो आप ये बताएंगे कि जब वो अपने साथ आए ना, तो वो उन डॉग्स को भी लेकर के आए। और चूंकि वो लंदन में रहा करते थे, वहां ठंडी बहुत पड़ती थी, तो वो वैसे ही कुत्ते वहां के थे, वैसे ही नस्ल के, वैसे ही ब्रीड के डॉगी थे। और उनको जब वो यहां ले आए, तो हमारे इंडियंस बेचारे ये सोचे कि जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसा कुत्ता पालते हैं, हम भी पैसे वाले हो जाएंगे तो ऐसा ही कुत्ता पालेंगे। तो कहीं ना कहीं बेटा वो यहाँ की ब्रीड नहीं है। अब हमारे यहाँ तो यूपी बिहार में अभी देखिए टेम्परेचर 46 47 चल रहा है। अब बेचारे जो वो लोग हैं उनको आदत है 34 35 या इससे भी कम में रहने की, तो कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाएंगे। तो अडेप्टेशन का मतलब ये है कि अगर कोई प्लांट ऐसी जगह है रेगिस्तान में, तो वो पानी को स्टोर करेगा कहीं ना कहीं। जानवर देखा होगा आपने, ऊंट, ऊंट की भी पीठ पर एक कुबड़ है, पैर उसके गद्देदार हैं, तब वो रेगिस्तान में जी पा रहा है। यही अगर पोलर बियर को देखेंगे, तो उसके शरीर पे बाल इतने हैं कि वो ठंडी को बर्दाश्त कर ले रहा है। इसी तरह मछलियों को देखेंगे, तो उनके पास सांस लेने के लिए गिल का इंतजाम है, गिल पाए जा रहे हैं कि पानी में आराम से सांस ले लें। इसी तरह इंसानों को देखेंगे तो वो जमीन पर है, भगवान ने उनको लंग्स दिया है कि तुम एयर में सांस ले लेना। तो जिसको नेचर ने, भगवान ने, खुदा ने जहां भेजा है, उसके बॉडी में वैसे फीचर भी दे दिए हैं, बेटा तुम ऐसे जी खा लेना, रह लेना। क्या इतनी बात समझ में आ रही है मेरी? अब आगे चलेंगे। तो वही बात, एडेप्टेशन का मतलब यह है कि जो जानवर या प्लांट जहां रहेगा वो उसी के अनुकूल बन जाएगा, उसकी शरीर उसी हिसाब से ढल जाएगी। बात समझ में आई? इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। तो वही ये बात यहां पे कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वही ये बात यहां पे कही जा रही है कि एक्वेटिक एडेप्टेशन इन प्लांट, प्लांट में कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो उसको पानी वाले प्लांट बनाने के लिए या पानी में रहने के लिए क्या कर देते हैं, अनुकूल कर देते हैं। तो अपने को पहले एडेप्टेशन पढ़ना है तो किसमें पढ़ना है, पानी वाले प्लांट में पढ़ना है। फिर एडेप्टेशन आपको पढ़ना होगा लैंड वाले प्लांट पे, फिर एडेप्टेशन पढ़ना होगा शायद स्नो वाले प्लांट पे। तो ऐसे ही करके पढ़ना है। जरा पानी वाले प्लांट पे देखते हैं जरा, एक टाइम, 1 मिनट के लिए आगे चलते हैं। क्या क्या है, मान लीजिए कोई प्लांट अगर पानी में इस तरीके से पाया जा रहा है, तो आप बताएंगे कि सबसे पहले तो उसकी जो पत्ते हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे चौड़े टाइप के होंगे, मार्जिन, ताकि वो फ्लोट कर सकें, तैर सकें। और कुछ प्लांट जो कि पानी के अंदर पूरे के पूरे डूबे हुए हैं, तो उनके शरीर पे प्रोटीन की क्या पाई जाती है, एक जैसे वेलिस्नेरिया वगैरह हो गया, या मान लीजिए कुछ ऐसी एल्गी हैं, तो उनके बेटा शरीर पे हल्का प्रोटीन की एक कोटिंग पाई जाएगी, ताकि उनका स्किन चूंकि पानी में डूबा हुआ है तो खराब ना हो जाए, इसलिए। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप ये बताएंगे कि जैसे फ्लोटिंग वाले प्लांट्स हैं, जिसमें आपका कौन सा आ गया, लिली आ गया, आपने देखा होगा, लिली आ गया, लोटस आ गया, ये सारे के सारे जो प्लांट हैं ये वाटर के ऊपर क्या कर लेंगे, अपने आप तैरेंगे। और उनकी यहां पर एक चीज और देखोगे, ये नीचे जो रूट्स निकली हुई है बेटा, ये तो फिलहाल जलकुंभी टाइप का प्लांट है, इसमें ये होगा क्या कि ये तैरने के लिए एलिजिबल होगा, हल्का तैर के इधर उधर भी ये चले जाते हैं कभी कभी, थोड़ा थोड़ा इसमें स्वाइल वगैरह भी होते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है, ये सब है, कुछ मार्जिनस प्लांट है, लोटा है, लोटस है, ये सारी चीजें हैं। अब देखेंगे एनिमल्स के बारे में बात करें। एनिमल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, तो आप बताएंगे सबसे पहले उनके बॉडी का शेप, शेप उनका कैसा होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन बॉडी। जैसे मछलियां आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे होती हैं ये। तो आप ये बताएंगे कि तैरने के लिए, मछलियों को तैरने के लिए बॉडी कैसी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब है एकदम सीधी नाव के आकार की। नाव भी तो ऐसे ही होता है, आप नाव को कभी देखिए, ये तो चलिए मछली है, नाव को कभी जब आप देखेंगे तो नाव का भी शेप कैसे होता है, ऐसे। और नाव का शेप इस तरह से क्यों होता है, या मछलियों का शेप इस तरह से क्यों होता है, क्योंकि वो पानी को अपने आगे, जो पानी आ रहा है, भाई पानी में ही तैर रही है, अपने आगे आए हुए पानी को काट सके किनारे किनारे। क्योंकि एक लॉ है
कि जब तक आप पानी को भाई अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस नहीं करेंगे तब तक तैर ही नहीं पाएंगे। तो भगवान ने क्या दे रखा है, इनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइंड बना दिया है कि अपने आगे वाले पानी को काटते जाओ, हटाते जाओ, तभी तैर पाओगे। अपने वजन के बराबर, अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेसमेंट करना है, तभी ये तैर पाएंगे। तो इसीलिए इनकी बॉडी कैसी बना दिया है, स्ट्रीमलाइन। उसके साथ इनको क्या दे रखा है, गिल दे रखा है। क्या दे रखा है, गिल। सांस लेने के लिए पानी में मछलियों को कभी आप देखिए बेटा, जो लोग मछली खाते होंगे वो जानते होंगे कि मछलियों को जब आप यहां से काटेंगे ना, इसके पास गर्दन नहीं होती। एक और खास बात सुनिए, मछलियों में गर्दन नहीं पाया जाना ये भी एक एडेप्टेशन है। क्योंकि तैरते समय जो लोग स्विमिंग करते होंगे वो लोग जानते होंगे कि तैरते समय ये जो हमारी गर्दन है ना, ये बहुत दिक्कत देती है, इसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है बार बार। तो मछलियों के पास गर्दन है नहीं, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, एकदम तैरने के लिए फुल्ली अडेप्टेड है। तो आप ये बताएंगे कि गर्दन का ना पाया जाना, बॉडी का स्ट्रीमलाइन होना, ये सब मछलियों का एक एडेप्टेशन का हिस्सा है। उसके बाद इनके पास गिल्स पाई जा रही है, किसके लिए, सांस लेने के लिए। कुछ ऐसे भी आपके जानवर हैं जैसे मेढक, वो बेटा पानी में भी सांस ले लेता है, जमीन में भी सांस ले लेता है, एम्फीबिया में रखा गया है। तो एम्फीबियन का मतलब ही है बोथ, जो दोनों जगह क्या कर सके, सरवाइव। उसको नाम क्या दे दिया गया है, एम्फीबिया नाम दे दिया गया है। तो यहां पर आप ये बताएंगे कि कुछ ऐसे भी हैं जो ब्रीद कर लेते हैं लॉन्ग टाइम तक पानी के बाहर भी। तो भगवान ने ये सब क्या बना के भेजा है, अडेप्टेड करके भेजा है। उसके बाद कुछ लिम्स वगैरह हैं जो लोकोमोशन में काम आते हैं, बिल्कुल है। आप मछलियों में कभी देखेंगे बेटा तो ऐसे ऐसे फिन्स पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे, जो कि तैरने का काम करते हैं उनमें, ऐसे ये। और उन फिन्स को अलग अलग हम नाम से भी पुकारते हैं, पेक्टोरल फिन्स है या फिर आपका काउडल फिन्स है। तो ये सब तैरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, भाई मछलियों के पास पैर थोड़ी पाए जाते हैं। तो ये जो लिम्स शब्द यूज हुआ है, ये इनके फिन्स के लिए यूज हुआ है। ये इनके किसके लिए यूज हुआ है, लिम्स शब्द, फिन्स के लिए। क्योंकि मछलियों के पास टखने के तौर पे वही पर ही है तैरने वाले, इनके पास हाथ या पैर थोड़ी है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। उसके बाद आप बताएंगे बॉडी कर्विंग, ये चीज। तो आप ये बताएंगे कि स्किन के ऊपर इनके जो बॉडी कवरिंग है, स्किन के ऊपर प्रोटीन की क्या पाई जाती है, एक शेल पाई जाती है। कभी आप बेटा ये मछलियों को देखिए, मछलियों का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मछलियों का एग्जांपल से समझाया अच्छे से जा सकता है। आप ये बताएंगे कि जो मछलियां होती हैं, इनके शरीर पे बेटा प्रोटीन की एक कवरिंग आप देख सकते हैं, प्रोटीन की एक कवरिंग आपको मिलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। और जिनको शेल या सहरा बोलते हैं, कभी रोहू वोहू लीजिए, उस पर बहुत कायदे से नजर आएगी। आप जब कभी रोहू मछली वगैरह खरीदने जाएंगे तो उनके पास एक ब्रश रहता है कांटे वाला, उसी से इस सहरे को क्या करते हैं, रगड़ रगड़ के छुड़ाते रहते हैं। तो इसका मतलब कि भगवान ने इनको ये शेल या शहरा इसलिए दिया हुआ है ताकि ये पानी में इनकी बॉडी को खराब ना हो, इनकी स्किन को ज्यादा डैमेज ना हो, इसलिए पाए जाते हैं। इतनी बात आई थिंक समझ में आ रही होगी। तो जिन मछलियों की शेल के स्किन के ऊपर ये शेल पाई जाएंगी, वो डैमेज नहीं होंगी जल्दी। आप कहेंगे सर कुछ मछलियां ऐसी होती है जिनमें सहरा नहीं पाया जाता, तो बेटा उनकी स्किन ही थोड़ी मोटी होती है, स्किन ही उनको बचा लेती है। तो ये चीजें हैं। आगे चलेंगे यहां पर हम, तो आपने ये देख लिया। अब उसके बाद जो अगला है वो है टेम्परेचर रेगुलेशन। भाई टेम्परेचर रेगुलेशन भी क्या है, एक बहुत बड़ी बात है। कभी आप देखेंगे जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, मान लीजिए, तो मछलियां क्या होती हैं, पहली बात तो मछलियां या और जानवर जो है पानी में, वो पहले तो कोशिश करते हैं कि मेंटेन कर लें, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, मरना शुरू हो जाते हैं अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई टेम्परेचर की तो। या इसी तरह आप देखिए कि ठंडी बहुत ज्यादा पड़ने लगे, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही होती है तो मछलियां बहुत नीचे चली जाती हैं पानी के। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है कि ये इनके पास जो ये ब्लूबर है या फिर फैट की लेयर है, ये इनको वार्म बनाए रखती है। बात समझ में आ गई। मान लीजिए ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो मछलियों के अंदर जो चर्बी पाई जाती है, सही वर्ड है चर्बी। बहुत सी मछलियां ऐसी होती हैं जिनमें आप देखेंगे जब वो उनको खाएंगे तो उसमें चर्बी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो चर्बी है या आपकी जो ब्लूबर है, ये इसको वार्म बनाए रखती है, गर्माहट देती है। उसके बाद क्या है, सील्स है, वेल्स है, ये सब एग्जाम्पल है। सेंसरी अडेप्टेशन, ये भी भगवान ने दे रखा है इनके पास। सेंसरी अडेप्टेशन का मतलब इनके पास
ब्रेन तो उतना डेवलप नहीं है, लेकिन कुछ सेंसरी ऑर्गन्स इनके ऐसे हैं या फिर सेंसरी एडेप्टेशन ऐसे हैं जिससे उनको पता चल जाता है कि हमको खतरा कहाँ है। एक मछली है, आपको मैं बताऊं, उसका नाम है टारपीडो। कभी अगर सर्च मारने का मौका मिले तो आप देखिएगा, एक मछली है टारपीडो। वो करती क्या है, अगर उसको लग जाए ना कि हमारे आसपास खतरा है, तो 50-60 मछलियां मिलके वाइब्रेशन इतना जनरेट कर देंगी, करंट पैदा हो जाएगी और करंट मार देगा। जिसे पानी में कोई पकड़ने गया है मछुआरा टाइप, करंट मार देगा और करंट से मर जाएगा। तो ये इनकी अडेप्टेशन क्षमता है। वाइब्रेशंस वगैरह, ये देखिए यहाँ लिख भी दिया गया है, वाइब्रेशन वगैरह क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं जानवर। तो इतनी बातें क्या समझ पाए आप? तो कहीं ना कहीं अडेप्टेशन जो है, आप कभी ये मत कहिएगा कि भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। बहुत कुछ दिया है यार, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप अगर ये कह दें कि भगवान ने काला बना दिया है, यार जो लोग साउथ अफ्रीका में रहते हैं वहां गर्मी इतनी पड़ती है, सनलाइट इतनी सीधी पड़ती है कि अगर वहां का आदमी गोरा हो जाएगा तो उसको स्किन कैंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वो ये सोच के ना करे कि ये भगवान हमको ऐसा बना, नहीं यार, वो तुमको उस हिसाब से जहां तुमको भेजे हैं उसके लिए तुमको अडेप्टेड बना रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे चलेंगे तो ये आपने बता दिया। उसके बाद आप देखेंगे रिप्रोडक्शन। हाँ भाई, जाहिर सी बात है, जो पानी में पाया जा रहा है उसका रिप्रोडक्शन उस तरह से नहीं होता जिस तरह से इंसानों का होता है। उसकी कहानी अलग है इस तरह से। और वो करते क्या है, जो भाई अंडे जब देंगे तो वो टोटली क्या होंगे, यो पानी से बचे रहेंगे। इस टाइप से इनकी कहानी होती है। आगे चलेंगे। ये पूरा एक्वाटिक एडेप्टेशन इसमें आपको दिखा दिया गया है। इधर फिश का दिखाया हुआ है, क्रैब का दिखाया हुआ है। क्रैब को जब आप देखोगे बेटा, तो क्रैब की कहानी ये कहती है, इसकी स्किन जो होती है बहुत पतली होती है बेचारे की। अब चूंकि पानी में रहना है, स्किन पतली है, तो इसका काम चलता कैसे? भगवान ने इसके ऊपर काइटिनस प्रोटीन की, काइटिनस एक लेयर दे दिया, और इस क्रैब के ऊपर पूरी की पूरी काइटिनस एक लेयर चढ़ी होती है। कभी कभी मैन वर्सेस वाइल्ड में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग केकड़ा पकड़े तो सबसे पहले उसको गर्म पानी में उबालते हैं। जब उबाल दिए तो उसका वो शेल निकाल देते हैं, और शेल निकाल देंगे तभी वो काम करेगा, अदरवाइज तभी वो खा पाओगे, क्योंकि प्रोटीन की एक शेल है इसके ऊपर मजबूत। इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरह देखेंगे वेल की यहाँ पे कहानी दे रखी है। वेल तो भाई वेल ही है, वो तो इतना हैवी मेमल है, बहुत बड़ी बात है, मेमल है वेल। और मेमल जो होता है, अच्छा एक और कहानी मैं आपको बताऊं वेल के बारे में। वेल जो होती है अपने बच्चों को ऐसे दूध नहीं पिलाती है, इसके पास मेमोरी ग्लैंड से बकायदा अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इसका कहानी पता है क्या है? ये अपने मिल्क को वाटर में ऐसे छोड़ती जाएगी, वाटर में छोड़ती जाएगी। बच्चे डायरेक्ट नहीं पिएंगे माँ से दूध, वाटर में छोड़ती जाएगी और बच्चे मुंह फैला के पीते जाएंगे। ये इसकी कहानी है वेल की। और सोच लीजिए कि जो दूध हम लोग भैंस वगैरह का पीते हैं उसमें 10 या 15% प्रोटीन होता है, लेकिन वेल के जो दूध बेटा जो मिल्क यहाँ से निकलेगा उसमें 50 से 55% तक प्रोटीन होती है, फैट होता है, सॉरी प्रोटीन नहीं, फैट होता है। और जब 50 से 55% तक फैट होता है, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। सोचिए फिर इसका मिल्क कितने रुपए लीटर बिकेगा और क्या होगा, आप सोच सकते हैं। तो ये कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आगे चलते हैं। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन की हम बात करें, ठीक है, कितना हुआ सर? चलिए, तो आपने टोटल एक्वाटिक एडेप्टेशन आज देखा, और इसके बाद हम लोग देखेंगे टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन क्या है। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन को समझेंगे, और उसके आगे हम कुछ और भी खास पॉइंट्स हैं, और मैं आपको तब बताऊंगा जब आप नेक्स्ट सेशन पे हमसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।